वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को जानते हैं जो कि है सीआरपीसी की धारा 144 के बारे में। टॉपिक है आज का सीआरपीसी की धारा 144। तो चलिए गाइस हम लोग एक एक करके वीडियोस और लॉ एंड ऑर्डर जो है सीआरपीसी की धारा या आईपीसी ये सारी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सीआरपीसी की धारा 144 के बारे में। तो देखिए एक है सीआरपीसी और एक है आईपीसी। तो सीआरपीसी और आईपीसी अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सीआरपीसी और आईपीसी में डिफरेंसेस क्या है। तो सीआरपीसी को बोलते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और आईपीसी को बोलते हैं इंडियन पेनल कोड। तो सीआरपीसी और आईपीसी ये आने वाले टाइम में अगले वीडियो में हम लोग जान लेंगे। लेकिन इस टॉपिक जो है सीआरपीसी की धारा 144 लगभग लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को सीआरपीसी की धारा 144 पता है, लेकिन इसको हम लोग एकदम पूरा डिटेल में जानेंगे, एक एक करके जानेंगे और हर एक पॉइंट पे, हर एक बिंदु पे हम लोग बहस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को यानी सीआरपीसी की धारा 144 को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग सवाल को जानते हैं। जब कुछ सवाल को जान लेंगे तो हम लोग ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये टॉपिक्स कितना इम्पोर्टेंट है। जब हम लोग सवाल को लिख लेंगे यानी जितने भी सवाल लिखेंगे, प्रश्न लिखेंगे, इसी टॉपिक से हल हो जाएगा। तो चलिए एक नंबर में क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। सीआरपीसी की धारा 144 क्या है? क्वेश्चन एक हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग जानेंगे इसे लागू कौन करता है। इसे लागू कौन करता है। तीसरा नंबर सवाल है कब और कितने समय के लिए लागू किया जाता है। तो कब और कितने समय के लिए लागू किया जाता है। गाइस ये 4 क्वेश्चन हम 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और लिखेंगे। इसे तोड़ने पर क्या क्या सजा का प्रावधान है। प्रावधान है। ये 4 प्रश्न है टोटल। देयर आर 4 क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स। इस टॉपिक से रिलेटेड जो है टोटल 4 क्वेश्चन है, यानी सीआरपीसी की धारा 144 से रिलेटेड 4 क्वेश्चन है। और हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को उठाएंगे और एक एक बिंदु पे, एक एक पॉइंट पे हम लोग बहस करेंगे ताकि अच्छी तरह से और पूरा डिटेल में आप लोग समझ पाएंगे। देखिए सीआरपीसी की धारा 144 क्या है। सवाल पहला यह है कि सीआरपीसी की धारा 144 क्या है। तो देखिए गाइस सीआरपीसी की धारा 144 पहला जो क्वेश्चन है इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं कि क्या है। पॉइंट नंबर 1 दे करके लिखते हैं कि सीआरपीसी की धारा 144 किसी भी इलाके में शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए लगाई जाती है।
है। एक पॉइंट्स, पहला क्वेश्चन जो है इससे एक पॉइंट यानी एक बिंदु और जानेंगे। विशेष परिस्थितियों में धारा 144 को लागू किया जाता है लागू किया जाता है। जैसे मारपीट, लूटपाट, दंगा, हिंसा, को रोकने के लिए इस धारा को लगाया जाता है। हम लोग लिख चुके हैं। पहला क्वेश्चन जो है फर्स्ट सीआरपीसी की धारा 144 क्या है, तो लिखे हैं, जानेंगे ये क्वेश्चन का आंसर जो है सीआरपीसी की धारा 144 किसी भी इलाके में, यानी हमारे जो देश थे, ये इंडिया कंट्री जो है हिंदुस्तान, इस देश के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कोने में, किसी भी एरिया में इस धारा को लगाई जाती है। एक एक करके समझेंगे क्यों लगाई जाती है। शांति व्यवस्था, यानी शांति, यहाँ पे ये वर्ड को ध्यान रखेंगे, शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए। इसका मतलब ये पता चलता है कि किसी भी इलाके में, किसी भी क्षेत्र में अगर शांति व्यवस्था गड़बड़ा जाए या बहुत सारी परेशानियां आ जाए, तो जिसको ख़त्म करने के लिए, इन सारी क्रिटिकल सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए धारा 144 को लागू किया जाता है। जैसे शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए, ये पॉइंट को हम लोग समझ जाएंगे। और सेकंड पॉइंट से, इसी सवाल से रिलेटेड, विशेष परिस्थितियों में धारा 144 को लगाया जाता है। यानी विशेष परिस्थितियों में, विशेष ध्यान रखेंगे यहाँ पे, विशेष परिस्थितियों में, यानी उस इलाके में इस धारा को लगाई जाती है जहाँ पे बहुत सारी परेशानियाँ आने लगती है। क्या क्या परेशानी, जैसे लूटपाट, मारपीट, लूटपाट, दंगा, हिंसा, इन सारे चीज़ों की होने की बात, यानी मारपीट, लूटपाट, दंगा, हिंसा जहाँ पे होने की संभावना या होने की बात जिस इलाके में आ जाती है, उसी इलाके में धारा 144 को लागू किया जाता है। चलिए, इस चीज़ को हम लोग पूरा डिटेल में समझ गए हैं। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं कि इसे लागू कौन करता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा को जानेंगे। इसे लागू कौन करता है, तो चलिए दूसरा नंबर का जो सवाल है, इसे कौन लागू करता है। आपातकालीन स्थिति होने पर धारा 144 को सुरक्षित रखने का आदेश जिला कार्यकारी मजिस्ट्रेट
को दिया जाता है। इस बिंदु से ये स्पष्ट हो गया कि इसे लागू कौन करता है। यहाँ पे है आपातकालीन स्थिति होने पर धारा 144 को सुरक्षित रखने का आदेश, धारा 144 को सुरक्षित रखने का आदेश जिला कार्यकारी मजिस्ट्रेट यानी जिले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ये ऑफिसर होते हैं इसको बोलते हैं जिला कार्यकारी मजिस्ट्रेट, इन्हीं को ये पावर है इस धारा को लागू करने का। अब चलिए एक पॉइंट्स इससे रिलेटेड, 2 नंबर सवाल से रिलेटेड एक पॉइंट्स हम लोग और जानते हैं कि इसको कैसे लागू किया जाता है, पारित करने का, इस धारा को लगाने का क्या वे है, क्या तरीका है, क्या रास्ता है। अब हम लोग इस चीज़ को भी जानते हैं। दूसरा सवाल का पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 में जानते हैं इस धारा को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट या जिला अधिकारी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। जारी किया जाता है। इसके बाद इसको, इस धारा को उस तनावपूर्ण इलाके या क्षेत्र में लागू कर दी जाती है। देखिए इससे रिलेटेड हम लोग 2 पॉइंट्स को हम लोग लिख चुके हैं कि इसे लागू कौन करता है। तो आपातकालीन स्थिति होने पर धारा 144 को सुरक्षित रखने का आदेश जिला कार्यकारी मजिस्ट्रेट को ही दिया गया है। जिला कार्यकारी मजिस्ट्रेट जो होता है उन्हीं को इस आदेश को दिए गए हैं। और ये लगाने के विधि यानी द सिस्टम्स ऑफ इम्पोजिंग कैसे लगाता है, इस धारा को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, 2 पॉइंट्स, जिला मजिस्ट्रेट या फिर जिलाधिकारी, यहाँ पे 2 जो ऑफिसर्स हैं जिले लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक है जिला मजिस्ट्रेट और दूसरा है जिलाधिकारी। जिला मजिस्ट्रेट या फिर जिलाधिकारी, इन दोनों में से किसी के थ्रू, किसी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। एक नोटिफिकेशन जारी करने के बाद, इस धारा को उस तनावपूर्ण इलाके में लागू कर दिया जाता है। तनावपूर्ण, यहाँ पे बात आ जाती है तनावपूर्ण। तनाव का मतलब टेंशन, झंझट, परेशानी, मुसीबत। जैसे किस तरह की मुसीबत, इससे पहले हम बता दिए, जैसे मारपीट, दंगा, लूट, हिंसा, इन सारी चीज़ों की बात आ जाती है। तो वैसे इलाका जहाँ पे ये सारी चीज़ों की बात आ जाती है, उसी इलाका को तनावपूर्ण क्षेत्र या तनावपूर्ण इलाका कहते हैं। आई होप इस चीज़ को यानी नोटिफिकेशन जारी करने के बाद इस धारा को उस इलाके में लगा दिया जाता है। तो लगाने का विधि जो है इस चीज़ को जान चुके हैं, और इसे लगाने का किसके पास पावर है इस चीज़ को भी हम लोग जान गए हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि कब और कितने समय के लिए लगाया जाता है।
यानी क्वेश्चन है कब और कितने, यहाँ पे दो सवाल आ गया, कब और कितने समय। तो कब लागू किया जाता है, जैसे दंगा, मारपीट, लूटपाट, हिंसा होने की जब चांसेस आ जाती है या बात आ जाती है या संभावना दिखने लगती है, तब लगाया जाता है, कितने समय के लिए लगाया जाता है। अब हम लोग जानते हैं इस धारा की अवधि, इस धारा की अवधि क्या है, लगाने की जो अवधि है, टाइम ड्यूरेशन है, वो कब तक के लिए है। तो चलिए इस धारा को लगाने की अवधि के बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग पॉइंट्स नंबर दे देते हैं, ये तीसरा सवाल से रिलेटेड पॉइंट नंबर दे दिए हैं कि इनका लगाने की अवधि क्या है, कब तक के लिए लगाया जाता है, कितना वैधता, इनका क्या टाइम ड्यूरेशन है, इस चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए गाइस, इसको लिखने से पहले हम बता देते हैं कि इसे सिर्फ ये धारा जो है 144 का, ये सिर्फ 2 महीने के लिए ही वैध है, यानी इट इज़ वैलिड ओनली फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने के लिए ही वैध है। ये समझने की कोशिश करेंगे, कितने टाइम के लिए वैध है, सिर्फ 2 महीने के लिए ही धारा 144 वैध है, 2 महीने के लिए ही लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार के पास वो कैपेसिटी है, वो पावर है कि ये 2 महीने से लेकर अधिकतम 6 महीने तक इस वैधता को बढ़ा सकती है। कौन बढ़ा सकती है? राज्य सरकार। तो हम लोग लिखते हैं पॉइंट वाइज, धारा 144 केवल 2 महीने के लिए ही वैध है, यानी वैलिड है। कितने टाइम के लिए? 2 महीना। बट यहाँ पे एक पॉइंट आ जाती है बट, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। बट देखिए यहाँ पे ये बात आ गई बट, इसका मतलब 2 महीने के लिए तो लगाया जा सकता है, 2 महीने के लिए ही वैलिड है। लेकिन बट आ गया तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे कुछ रीज़न बताने जा रहा है, कुछ कंडीशनल वाली बात है यहाँ पे। बट का मतलब कुछ कंडीशनल वाली बात है। बट राज्य सरकार इस वैधता को, वैधता यानी टाइम ड्यूरेशन को, वैधता को 2 महीने से लेकर अधिकतम 6 महीने तक बढ़ा सकती है। देखिए जो हम बताए मौखिक रूप से उसी चीज़ को हम पॉइंट वाइज लिखे हैं कि धारा 144 केवल कितने टाइम के लिए? 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए ओनली, इट इज़ वैलिड ओनली फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने के लिए ही वैध है। बट राज्य सरकार, यहाँ पे बात आ जाती है राज्य सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट इस वैधता को, यानी ये 2 महीने की जो वैधता है, टाइम ड्यूरेशन 2 महीने की जो है, इस वैधता को 2 महीने से लेकर अधिकतम मैक्सिमम टाइम 6 महीने तक बढ़ा सकती है। ये अथॉरिटी, ये पावर सिर्फ राज्य सरकार को। द स्टेट गवर्नमेंट कैन एक्सटेंड टाइम ड्यूरेशन ऑफ सेक्शन 144 2 मंथ्स टू मैक्सिमम 6 मंथ्स। ये राज्य सरकार को ही बढ़ाने की पावर है। तो इसे लगाने की जो अवधि है ये 2 महीने से लेकर 6 महीने तक कर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट्स और हम लोग जानते हैं, इस दौरान, यानी किस दौरान? धारा 144 जब लागू रहेगा इसके दौरान सारे कानूनी अधिकार जिला
मजिस्ट्रेट को दे दिया जाता है ताकि शांति व्यवस्था को बनाए रख सके। देखिए बात यहाँ पे इसी सवाल से रिलेटेड कब और कितने समय के लिए लगाया जाता है, इसी सवाल से रिलेटेड यहाँ पे एक बात आ गई। इस दौरान यानी धारा 144 जब लागू रहेगा, इस लागू के दौरान सारे कानूनी अधिकार जो भी लॉ एंड ऑर्डर की अथॉरिटीज़ जो है जिला मजिस्ट्रेट, किनको, जिला मजिस्ट्रेट को, यहाँ पे देखेंगे जिला मजिस्ट्रेट को दे दिया जाता है ताकि शांति व्यवस्था को पुनः या दोबारा या फिर कायम रख सके। ये बात है यहाँ पे। तो चलिए, आई होप कि कब और कितने समय के लिए लागू किया जाता है इस चीज़ को भी हम लोग जान चुके हैं। अब सवाल नंबर 4 को जानते हैं। इसे तोड़ने पर क्या क्या सजा का प्रावधान है। अगर इस धारा का यानी धारा 144 का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उल्लंघन करने पर क्या क्या सजा उनको मिल सकती है या क्या क्या सजा का उन्हें प्रावधान है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 4। इस सजा को तोड़ने पर क्या क्या, इस धारा को तोड़ने पर क्या क्या सजा का प्रावधान। इसको जानने से पहले, चौथा नंबर की सवाल का आंसर जानने से पहले एक दो पॉइंट्स को हम लोग जान लेते हैं। धारा 144 का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। सजा का प्रावधान जानने से पहले हम लोग लिख दिए हैं कि धारा 144 यानी वो इलाके में लगाए जाएंगे जिस इलाके में दंगा, मारपीट, हिंसा होने की बात आ जाती है। तो धारा 144 का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हर नागरिक को इनको पालन करना पड़ेगा। यानी इसको तोड़ने से पहले ये पॉइंट को हम बता देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके और पूरा डिटेल में एक एक बिंदु पर हम लोग बहस करेंगे, चर्चा कर रहे हैं। तो धारा 144 जो है हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि इनका पालन सब कोई करे। तो आगे हम लोग लिखते हैं कि ये वैधता सजा का प्रावधान। पॉइंट नंबर 2 में जानते हैं, इस धारा का उल्लंघन करने पर 3 साल की सजा साथ ही भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। यानी देखिए ये जो है आपका क्या क्या सजा का प्रावधान, यहाँ पे 2 पॉइंट्स है। सजा के लिए जो पनिशमेंट है इनकी, इसके उल्लंघन करने पर 2 पनिशमेंट है। इसकी उल्लंघन करने पर पहला पनिशमेंट है 3 साल की जेल यानी 3 साल की सजा, और साथ ही साथ भारी जुर्माना। 2 पॉइंट्स है। अगर इसका उल्लंघन हम लोग करते हैं या पब्लिक करती है तो इनको 2 तरह से और साथ ही दोनों सज़ा एक ही साथ दे सकती है। जैसे
3 साल। फिर दूसरा है भारी जुर्माना। अगर किसी क्षेत्र में, किसी इलाके में धारा 144 लागू है और वहाँ की पब्लिक इनका उल्लंघन करती है, इस धारा के उल्लंघन, तो उसे 3 साल की सज़ा या फिर भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो आई होप इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे कि इसे तोड़ने पर क्या क्या सज़ा का प्रावधान है। एक सवाल 4 नंबर के तक ही लिखे हैं, एक सवाल और हम लोग जान जाते हैं, जो कि पूरा डिटेल में और एक एक बिंदु पर हम लोग जानेंगे धारा 144 के बारे में। ये सीआरपीसी की धारा 144 है। तो अब हम लोग जानते हैं इसे लागू होने पर क्या क्या होता है। मान लीजिए ये धारा लागू है, लागू होने पर पब्लिक को क्या क्या हो सकता है या पब्लिक को किन किन बातों पे ध्यान रखनी चाहिए। तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं अब यहाँ पे सवाल लिख देते हैं पहले। जब, यानी 5 नंबर सवाल, जब यह धारा लागू रहे तो जनता, यानी आम पब्लिक, जनता को किन बातों पर ध्यान रखनी चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त ये बिंदु है इस धारा से रिलेटेड। जब यह धारा किसी इलाके में, किसी क्षेत्र में अगर लागू है तो वहाँ की पब्लिक को किन किन बातों पर ध्यान रखनी चाहिए। तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं कि पहले हम लोग बता देते हैं कि जब यह धारा, यानी 144 की धारा किसी इलाके में लागू है, यह धारा 144 की धारा किसी इलाके में लागू है, तो पब्लिक को 2, 3, 4 पॉइंट्स पे हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि वो 4 या 4 से अधिक, वहाँ की जो पब्लिक है उनके लिए ये जिम्मेदारी है कि 4 या 4 से अधिक व्यक्ति एक जगह पे नहीं बैठ सकता है। दूसरा है कि वहाँ पे किसी तरह की हथियार लाने अथवा ले जाने पर रोक लगा दी जाती है। और फिर बेवजह, बिना रीज़न के, बेमकसद के बाहर घूमने पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और वहाँ की जो यातायात की सुविधा है या जो भी यातायात की सिस्टम्स है उन पर भी रोक लगा दी जाती है, यातायात उन पर भी रोक लगा दी जाती है। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जब यह धारा लागू रहे तो जनता को किन किन बातों पर ध्यान रखनी चाहिए। धारा 144 लागू होने पर उस क्षेत्र या इलाके में 4 या 4 से अधिक व्यक्ति एक जगह नहीं बैठ सकती है, यानी एक स्थान पे नहीं बैठ सकता है। साथ ही बैठ सकता है। उसके बाद उस क्षेत्र में हथियार, किसी प्रकार के हथियार, कोई भी गन या कोई भी हथियार हो, छोटी से बड़ी हथियार, लाने
अथवा ले जाने पर रोक लगा दी जाती है। दो पॉइंट्स है यहाँ पे। ये जो है पब्लिक को किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, तो पब्लिक को इस धारा लागू के दौरान ये ध्यान में रखनी चाहिए कि 4 या 4 से व्यक्ति एक जगह पे ना बैठे, उस इलाके में या उस क्षेत्र में किसी प्रकार की हथियार लाने अथवा ले जाने की कोशिश ना करे, ये बिल्कुल प्रतिबंध रहता है। और इन सारी चीज़ों का यानी ये जो इनके खिलाफ अगर जाते हैं, इनके उल्लंघन करते हैं, वो तो हम बता दिए 3 साल की सज़ा और भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इससे रिलेटेड एक पॉइंट और जानते हैं, बाहर घूमने पर प्रतिबंध, यानी बाहर घूमने पर प्रतिबंध है। इसका मतलब बेवजह, बिना एनी रीजन का, बिना मकसद का आप बाहर नहीं घूम सकते हैं। दूसरा, याता पर रोक लगा दी जाती है, यानी जब तक ये धारा लागू रहेगा उस क्षेत्र में, उस इलाके में बिना रीजन का बेवजह बाहर नहीं घूम सकते हैं। और वहाँ पे यातायात जैसे ऑटो रिक्शा या जो भी यातायात से, इन सारी चीज़ पर भी रोक लगा दी जाती है। तो आई होप आज की क्लास में हम लोग अच्छी तरह से CRPC की धारा 144 को हम लोग अच्छी तरह समझ गए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करेंगे। नोट में हम लोग एक पॉइंट को लिखेंगे, इस पॉइंट को हम लोग नोट में रखेंगे। ये वैधता के बारे में जो अभी हम वैधता बताए, वैलिड बताए, 2 महीना से लेकर राज्य सरकार इसको 6 महीने तक कर सकती है। कौन? तो राज्य सरकार। तो यहाँ पे नोट पे हम लोग एक पॉइंट को हम लोग लिखते हैं, नोट पे 2 से 6 महीना तक। ये कब तक के लिए वैलिड है? 2 से 6 महीना तक। लेकिन नोट पे एक पॉइंट को हम लोग ध्यान रखेंगे हमेशा कि स्थिति सामान्य होने पर इसे वापस ले लिया जाता है। इस बिंदु का अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि यह धारा 2 से 6 महीने के लिए वैध है। लेकिन अगर 2 महीने से पहले या 6 महीने से पहले उस क्षेत्र की स्थिति, वहाँ की सिचुएशन जो है अगर समान हो जाता है, यानी नॉर्मल हो जाता है, पहले के जैसा हो जाता है, तो इसे, इस धारा को किसी भी टाइम क्या किया जाता है? वापस ले लिया जाता है। इस चीज़ को गाइस, इस चैनल की जो भी लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जो भी वीडियोस बन रही है, आप लोग एक एक करके देखेंगे। और आईपीसी की धारा जो है, आईपीसी की धारा यानी 511, टोटल कितने? 511 इंडियन पिनल कोड, इनकी जो धारा 511 है, हम लोग कोशिश करेंगे एक एक करके जानेंगे। और आने वाला टाइम में हम लोग इस चीज़ को भी जानेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। किसके बारे में? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी भारतीय संविधान के बारे में। और पूरा डिटेल में जानेंगे और एक एक छोटी छोटी बातों पर बहस करेंगे हम लोग, ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ सके और कहीं पे भी आप लोगों को परेशानी ना हो समझने में। और जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस होगी, भारतीय संविधान की,
ये आईपीसी की धारा कंप्लीट होने के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो क्लासेस होंगे, जो हम लोगों को इस देश में रहने के लिए 6 राइट्स है, 6 अधिकार है, जिसको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। इसी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे। फंडामेंटल राइट्स क्या है कि मौलिक अधिकार, हर व्यक्ति को, हर शख्स को, इस देश में रहने वाले हर इंसान को मौलिक अधिकार है, वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे। इसी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स, इसको बोलते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बारे में भी जानेंगे। ये सारी चीज़ जानने के बाद हम लोग कोशिश ये भी करेंगे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ और हिंदू पर्सनल लॉ, पर्सनल लॉ के बारे में भी जानेंगे। लेकिन गाइस, अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ों की जानकारी पाना चाहते हैं, या आप लोगों को ये मेरे चैनल की वीडियोस अगर बेटर लगता है या समझने में आ रही है, तो आप लोग मेरा भी सपोर्ट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं में सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छा लगे तो मेरा मकसद है कि ये जो हम बता रहे हैं, हमारे पब्लिक्स, इस देश की पब्लिक या हमारे समाज के जो भी पब्लिक से सब कोई जान सके, सब कोई समझ सके। और हम जो भी टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे, ये आईपीसी धारा, इंडियन पेनल कोड की धारा, इनमें से एक भी धारा को उठाएंगे, एक भी सेक्शन को उठाएंगे तो हम लोग जानेंगे। यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स होते हैं उनको हिंदी में बोलते हैं अनुच्छेद, लेकिन आईपीसी धारा की जो सेक्शन होती है, आर्टिकल्स और सेक्शन में डिफरेंस ये है कि सेक्शन को धारा बोलते हैं और आर्टिकल्स को अनुच्छेद बोलते हैं। हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कोशिश करेंगे कि सारा आर्टिकल्स को जानेंगे, टोटल अनुच्छेद को जानेंगे, फिर फंडामेंटल राइट्स को भी जानेंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ को भी जानेंगे, हिंदू पर्सनल लॉ को भी जानेंगे, और इसको भी जानेंगे, इंडियन पिनल कोड की जो धाराएं हैं इसको भी जानेंगे। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं। आप लोग को बेटर लगे तो हमारा भी हेल्प करें और आगे को इन वीडियो को फॉरवर्ड करें, ताकि आगे के लोगों को भी हेल्प मिल सके, उन लोगों को भी एडवांटेज मिल सके।